हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर को लेकर बात कर रहे थे, और उसमें जो टॉपिक था डिस्कस करने वाला वो था हमारा कुलम्स लॉ, और उसके कुछ फीचर्स को लेकर हमने बात करी, कुछ डिस्कस किया। तो आगे हम कुछ और जो फीचर्स हमारे छूट गए थे यानी जो बचे थे उन फीचर्स को लेकर हम बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 को देखते हैं, कुलम्स लॉ के लेकर। क्या है ये इसका फीचर? एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो लास्ट क्लास में जो है क्लास 2 थी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लेकर, उसमें जो हमने डिस्कस किया लास्ट पॉइंट वो क्या था, इसको जरा देखिए। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है यानी जो त्वरित आवेश ऊर्जा विकिरण करता है, यानी इसमें से ऊर्जा विकिरण करती है यानी ऊर्जा निकलती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊर्जा किस फॉर्म में निकलती है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सुना होगा, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स में से निकलता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन ऊर्जा का जो है प्रभाव डालता है। प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस स्पेस सराउंडिंग इट। अब देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर हम देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ने स्थापित किया है कि अवशेषित कणिका यानी जो अवशेषित चार्ज है जो विश्राम स्थिति में होती है वह केवल अपने आसपास के स्थानों में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो जो उसके आसपास के जो स्थान है उनके अंदर वो क्या करेगी, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। However, if the charged particle is in unaccelerated motion, it produces both electric and magnetic fields, but does not radiate energy. अब मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड मोशन में है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, वह मोशन में है लेकिन त्वरित नहीं है। ठीक है, उसके अंदर गति है, अत्वरित गति है। तो अब इससे होगा क्या कि वह मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का ऊर्जा विकिरण नहीं करती या नहीं करेगा। इफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, अब उसका जो मोशन है, जो उसका जो गति है, अगर उसकी गति त्वरण हो जाए या उसकी गति में त्वरणता आ जाए यानी एक्सेलरेशन हो जाए, तो वह अब जो है विद्युत भी कर रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न नहीं करता, बल्कि मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वह उसमें से ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। यानी बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आवेश के आसपास जो है स्पेस में जो है उसके आसपास का जो स्पेस है, जो स्थान है, उसमें ऊर्जा विकिरण करता है। थ्रू large number of experiment, it is also well established that similar charges repel each other while dissimilar attract each other. अब हमने गुरुत्वाकर्षण को लेकर बात करी थी। तो गुरुत्वाकर्षण को लेकर जो थ्योरी दी गई थी, उस थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण जो है एक आकर्षण बल है, यानी ग्रेविटेशनल इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो यानी वह अट्रैक्टिव होगा, नेचर में आकर्षित होगा, उसकी जो प्रकृति होगी। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की, या जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको लेकर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि इसमें आकर्षण भी होगा और उसके बाद जो है ये प्रतिरूप भी रहेंगे, यानी ये रिपेल भी करेंगे, एक दूसरे को दूर भी करेंगे, असमान आकर्षित भी रहेगा। तो यानी ये अट्रैक्ट भी होगा और ये रेपेल भी करेगा। तो बड़ी संख्या में प्रयोगों के माध्यम से यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि समान आवेश एक दूसरे को खारिज करते हैं। तो जो समान आवेश होते हैं ना, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं जो असमान आवेश होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। Here it is worth noting that true test of electrification is repulsion and not attraction, as attraction may also take place between a charged and uncharged body. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि विद्युतीकरण का सच्चा परीक्षण प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण, क्योंकि आकर्षण एक चार्ज और अचार्ज के शरीर के बीच भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो विद्युतीकरण हो रहा है, यानी जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है किसी भी ट्रू टेस्ट का, यानी
अब ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी भी विद्युतीकरण का सच्चा परीक्षण करना है तो रिपल होना चाहिए ना कि अट्रैक्शन, यानी रिपल्शन होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए ना कि आकर्षण। क्योंकि आकर्षण एक चार्ज और अनचार्ज शरीर के बीच भी हो सकता है, यानी एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, उनके बीच में भी आकर्षण हो सकता है। लेकिन जो प्रतिकर्षण है वह दो चार्जों के बीच में होगा और दोनों चार्जेस सिमिलर होंगे, यानी एक समान आवेश के होंगे, तभी उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। चार्जेस resides on the other surface of a conductor because like charges repel and try to get as far as possible from one another and stay at the farthest distance from each other, which is the outer surface of the conductor। अब आपने इससे क्या समझा? देखो, चार्जेस reside on the outer surface of a conductor, तो जो भी चालक है, मान लीजिए ये चालक है, चालक का मतलब जिसमें विद्युत चल सकती है या विद्युत चालक है, तो इसके अंदर जो चार्जेस होंगे वह सारे के सारे चार्जेस इसकी सरफेस पे होंगे ना कि इसके अंदर, यानी सारे जो आवेश हैं वो इसके सतह पे होंगे ना कि इसके अंदर। ठीक, तो चार्ज एक चालक की बाहरी सतह पर रहता है क्योंकि समान चार्ज एक दूसरे से प्रतिकूल होते हैं और एक दूसरे से जितना संभव हो सके दूर जाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि समान चार्ज, हमने अभी आपसे बात करी, जो समान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के प्रतिकर्षण होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग जाने की बात करेंगे, डाइवर्ट होने की बात करेंगे। वहीं जो असमान चार्ज होता है, जो हमारा असमान चार्ज होगा वो क्या होगा? वो असमान चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे यानी दूर जाएंगे। तो वह एक दूसरे से प्रतिकर्षण करते हैं यानी दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वह किसी भी चालक की सतह पर यानी किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर आकर रिजाइड करते हैं यानी रहते हैं। चलिए आगे, दिस इज वाई अ सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सेम आउटर रेडियस विद होल्ड मैक्सिमम इक्वल चार्जेस एंड अ सोप बबल एक्सपेंड ऑन लार्जिंग। तो यही कारण है कि एक ठोस और खाली चालक गोला यानी स्फीयर की बात कर रहे हैं हम, तो यानी कोई ठोस है या कोई खाली स्फीयर है। अब उसमें भी क्या होगा, उनकी जो जिसकी बाहरी त्रिज्या समान हो, यानी उनका आउटर सरफेस, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। देखो हॉलो का तो आउटर सरफेस ही होगा, लेकिन जो भरा हुआ है, जो ठोस है, उसका भी जो बाहरी त्रिज्या है वो क्या होनी चाहिए? वो समान होनी चाहिए। तो उनके अंदर यह देखा गया है कि उनके अंदर जो चार्जेस है वो समान होगा। ठीक है, तो जैसे साबुन के बुलबुले में चार्ज होने पर साबुन का बुलबुला क्या करता है? फैलता है, क्योंकि चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, इसीलिए ये फैलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी नो डाउट चार्ज रिजाइड्स इन ऑन इट्स आउटर सरफेस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। तो चालक शरीर के मामले में कोई संदेह नहीं है कि आवेश इसकी बाहरी सतह पर निवास करता है। आवेश की वितरण अर्थात आवेश घनत्व समान नहीं होता। राइट, नेक्स्ट, इट इज मैक्सिमम वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझो। इन केस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी नो डाउट चार्ज रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो उसमें जो चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पे होगा यानी बाहरी सतह पे होगा। ये बात आप समझे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। तो लेकिन आवेश का वितरण यानी अर्थात आवेश घनत्व समान नहीं होता। तो आवेश घनत्व किस पर डिपेंड करता है? यानी यहाँ पर देखो, इट इज मैक्सिमम वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम एंड वाइस वर्सा। तो जो चार्ज डेंसिटी जो ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी अधिकतम वहाँ होता है क्या? जो चार्ज डेंसिटी होती है, यानी हम बात करें आवेश घनत्व, अधिकतम वहाँ होता है जहाँ पर जो त्रिज्या जो है, त्रिज्या की वक्रता न्यूनतम होती है यानी कम होती है। और वहीं हम देखा जाए चार्ज डेंसिटी मिनिमम, यानी सबसे कम वहाँ होगी जहाँ पर त्रिज्या की वक्रता अधिकतम होगी, यानी यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं यानी रेसिप्रोकल होते हैं।
दिस इज वाई चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट्स। तो इसीलिए जो चार्ज है वो तीव्र बिंदुओं से रिश्ता है, यानी जो शार्प पॉइंट्स होते हैं वहां से चार्ज लीक करता है। Lightning rods are made up of the conductor with one of their ends earthed while the other is sharp। तो जो बिजली की जो रॉड होती है, लाइटनिंग जो रॉड बनाई जाती हैं, उन्हें संचालकों से बने होते हैं जिनका एक सिरा जमीन में होता है और दूसरा सिरा तीखा होता है। क्यों नहीं तीखा होने की वजह से वहां पर वो जो अपना चार्ज है, जो लाइट है, वहां पर वो अपना चार्ज क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग को लाइटनिंग होने से बचा देगी। So it protects building either by neutralizing or conducting charge of the cloud to the ground। तो यह एक इमारत की सुरक्षा करता है, या तो बादल में आवेश को सामान्य करके या उसको जमीन पर संचालित करके। तो यह इमारत में किसी भी प्रकार के जो लाइटनिंग से होने वाला करंट है उसको पैदा नहीं होने देता। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। A body can be charged by friction, induction और conduction। अब किसी भी शरीर को या किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तीन तरीके हैं। या तो घर्षण से करो, यानी जैसे बादल है। अब बादलों में क्या होता है, चार्ज कैसे होती है बॉडी, क्योंकि बादलों में घर्षण होता है, जो एक दूसरे से बादल क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, यानी फ्रिक्शन होता है। तो घर्षण की वजह से बादलों में चार्ज आता है, वो भी ज्यादा अमाउंट में, जिससे वो बिजली आपने आपको चमकती देखी होगी। प्रेरण यानी इंडक्शन या फिर चालन, कंडक्शन द्वारा चार्ज किया जा सकता है। इन फ्रिक्शन व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर टू दी अदर। यानी बोला गया कि घर्षण में जब दो शरीर एक साथ घिसा हो जाता है, यानी दो शरीर को जैसे ऐसे आप घिस रहे हो, घर्षण कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन एक शरीर से दूसरे शरीर में या एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। As a result of this, one body becomes positively charged while other negatively charged। इसके परिणाम स्वरूप एक शरीर सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाता है जबकि दूसरा नकारात्मक रूप से चार्ज होता है। अब उदाहरण के तौर पे when a glass rod is rubbed with silk, the rod becomes positively charged while the silk negatively। उदाहरण के लिए जब एक कांच की छड़ी को रेशम के साथ घिसा जाता है तो छड़ी सकारात्मक रूप से अवशेषित हो जाती है जबकि रेशम नकारात्मक रूप से, यानी छड़ी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वहीं रेशम के कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों, घर्षण करने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देखा गया। क्लाउड्स आर ऑल्सो बिकम चार्ज्ड बाई फ्रिक्शन। तो क्लाउड्स को भी फ्रिक्शन, अभी मैंने बताया कि बादलों को भी फ्रिक्शन के द्वारा जो है चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बिजली कड़कती है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव बदलेंगे तो उसमें क्या होगा, बिजली कड़कने की आपको आवाज आएगी। चार्ज कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर और बेसाल्टिक गैल्वेनोमीटर। अब चार्ज को पता करने के तरीके यहाँ पर हमने बता दिए। चार्ज को या सोने की पत्ती वाले इलेक्ट्रोस्कोप से, इलेक्ट्रोमीटरी मीटर, वोल्ट मीटर या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की सहायता से पता किया जा सकता है और नापा जा सकता है। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या बातें हैं तो जरा आप देखो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, यानी विद्युत आवेशन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आंतरिक संपत्ति है। ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी केवल दो प्रकार के आवेश होते हैं, यानी दो प्रकार के आवेश होते हैं, या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, बाकी अन्य प्रकार के आवेश जो है एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो समान आवेश एक दूसरे को ठुकार देते हैं यानी ठुकरा देते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी समान आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वहीं असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। The smallest amount of free charge that has been discovered is equal to the charge on an electron or proton। तो जितना छोटा मुक्त आवेश
अब तक खोजा गया है वह एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। तो जो सबसे छोटा चार्ज है वो क्या है, वह एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा। चार्ज कम्स इन वेल डिफाइंड पैकेट्स दैट इज कॉल्ड चार्जेस क्वांटाइज। तो जैसे अभी हमने बात करी थी फोटॉन्स की, जो सूरज से ऊर्जा आती है वो एक पैकेट के फॉर्म में होती है जिसे हम बोलते हैं फोटॉन्स। उसी तरीके से जो चार्ज होता है वो एक पैकेट के फॉर्म में होता है, यानी 1 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, 3 प्लस चार्ज। तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज नंबरों की फॉर्म में जाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। The net charge in the universe does not change, that is the electric charge is conserved। अब जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन को देखा, क्या कहा था मास कंजर्वेशन में कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड, बट इट क्या होता है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह में बस बदल सकते हैं। वैसे ही हमने जो है, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, तो जो रिएक्टेंट का होगा, जो हमारे रिएक्टेंट का जो मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा, वही उत्पादक का मास होगा, यानी द्रव्यमान होगा। उसी तरीके से जो ऊर्जा का कंजर्वेशन है, जो ऊर्जा संरक्षित नियम है, वो क्या कहती है कि ऊर्जा को नहीं आप बना सकते, नहीं नष्ट कर सकते, बस ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। उसी तरीके से जो पूरे ब्रह्मांड है, तो पूरे ब्रह्मांड के चार्ज में, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं, यानी विद्युत आवेश जो है द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। The electric charge is additive in nature, means the total charge on a body is equal to the algebraic sum of the charges present at a different points of the body। अब additive का मतलब क्या होता है, संयोजनी प्रकृति या फिर जोड़ने का, यानी जैसे किसी बॉडी पे जो है 1 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, 3 प्लस चार्ज, तो इन सबको जोड़ दिया तो बोला गया टोटल 6 प्लस चार्ज है। तो जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं, वह जोड़े जाते हैं। जैसे कि बीज गणितीय हम योग करते हैं, बीज गणितीय योग का मतलब है अलजेब्रिक सम, तो चार्जों का योग किया जा सकता है। तो विद्युत आवेश संयोजनी प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक शरीर पर कुल चार्ज शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर मौजूद चार्जों के बीज गणितीय योग्य होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज the magnitude of charge does not change with its speed। तो चार्ज अपरिवर्तनीय है, यानी चार्ज को आप परिवर्तन नहीं कर सकते, चार्ज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जा सकता, अर्थात आवेश की मात्रा उसकी गति के साथ बदलती नहीं है। तो अगर चार्ज में किसी भी प्रकार का स्पीड है तो उसका मैग्नीट्यूड उसकी स्पीड के साथ, उसका आवेश उसकी गति के साथ नहीं बदलता। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्मॉल डिस्टेंस अप टू 10 raised to power -15 मीटर, when the distance becomes less than that the Coulomb's force is dominated by a nuclear force। जब छोटी दूरियां होती हैं, लगभग 10 की पावर -15 मीटर या इससे अधिक छोटी दूरियों के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कुलम्ब फोर्स है, जो कुलम्ब फोर्स है परमाणु बलों द्वारा प्रभावित होता है। यानी अब इस दूरियों पर जो है न्यूक्लियर फोर्सेस काम करेंगे। मैंने आपको बताया था हमारे ब्रह्मांड में 4 मौलिक बल हैं, यानी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा हमने बात करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करी थी। अब तीसरा जो हम बात करते हैं न्यूक्लियर, एक होता है कमजोर न्यूक्लियर और एक होता है कठोर मतलब मजबूत न्यूक्लियर, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यह 4 फोर्सेस हमारे ब्रह्मांड के अंदर हैं। कुलम्ब फोर्सेस इज अ सेंट्रल फोर्स एंड हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो कुलम्ब फोर्स है, जो कुलम्ब बल है, यह एक केंद्रीय बल है, यानी ये एक सेंट्रल फोर्सेस है और इसलिए यह कंजर्वेटिव है। इसका नेचर, जो भी आपने फोर्सेस आपने पढ़े, जो भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं प्राकृतिक के, इनके प्राकृतिक के व्यवहार को देखकर। दिस मीन्स द वर्क डन इन मूविंग चार्ज इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इसका अर्थ है कि विद्युत शरीर क्षेत्र में चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य पथ का अनुसरण करने में स्वतंत्र है। यानी अगर आप किसी भी चार्ज को मूव कराओगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है मूव करा रहे हो,
तो किस पाथ से लिया गया, यानी किस रास्ते से, यानी किस पाथ से उसको ले जाया गया, वह उसके ऊपर अनुसरण करने से स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट है। कूलम्ब फोर्स एक्सर्टेड बाय वन, अब और कुछ हम इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। द कूलम्ब फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज Q1 on another charge Q2 is equal and opposite to the force exerted by Q2 and Q1। अब देखिए, एक चार्ज है Q1, दूसरे चार्ज Q2 पर डाली गई कूलम्ब बल की मात्रा Q2 द्वारा Q1 पर डाली गई मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, तो यानी चार्ज हमारे जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। जो मैग्नीट्यूड होता है चार्जेस का वो है सेम होता है, समान होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो बल की मात्रा चार्जों की मात्रा पर निर्भर करती है और उनके बीच की दूरी, देयर सेपरेशन एंड द नेचर ऑफ द मीडियम इन बिटवीन देम। और क्या होता है, उनके बीच की दूरी और उनके बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो बल की मात्रा है वह किस पर निर्भर करेगी? बल की मात्रा निर्भर करेगी चार्जेस के ऊपर, चार्जेस की मात्रा के ऊपर। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो पोजीशन ऑफ द चार्ज पे जो है डायरेक्शन डिपेंड करती है फोर्स की। द इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन दैट, अब जो कूलम्ब के नियमों का महत्व क्या है? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज बॉडीज। तो यह चार्ज वाले शरीरों के बीच कार्य करने वाली बलों को निर्धारण करने में मदद करता है। It explores the binding force between the electron and the nucleus in an atom or molecule in a solid or liquid। तो यह एक ठोस या तरल में एक परमाणु या अणुओं के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच बंधन वाले बल का पता लगाता है। Even though the protons and neutrons are held together inside the nucleus through the strongest nuclear force, which does not depend on charge, it is due to electrostatic force that elements are radioactive and the elements beyond uranium are not stable। क्या कहा गया यहाँ पर? यद्यपि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजबूत परमाणु बल के माध्यम से नाभिका के अंदर बांधा जाता है, यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है किसी न्यूक्लियस के अंदर जो आपस में उनको टाइटली हेल्ड करा जाता है, यानी उनको आपस में बांधा जाता है, वह स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्सेस के द्वारा, यानी जो मजबूत आपके परमाणु बल हैं उनके माध्यम से नाभिका के अंदर बांधा जाता है, जो चार्ज पर निर्भर नहीं करता। तो अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो चार्ज के ऊपर निर्भर नहीं करते। तो मैंने आपको बताया था, जब 10 की पावर -15 मीटर हो या उससे छोटी दूरी के लिए वहां पर परमाणु बल काम करने लगता है, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तथापि तत्वों या रेडियोधर्मी होना विद्युत बल के कारण होता है और यूरेनियम के पारे में तत्व स्थिर नहीं होते। तो which does not depend on charge, it is due to electric force that element are radioactive, right? चलिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको समझते हैं। अब कोई चार्ज है, अब मैंने आपको बताया था कि कोई चार्ज स्थिर रहता है तो उसमें से जो फील्ड निकलता है, जो क्षेत्र बनाता है, वह विद्युत क्षेत्र बनाता है। लेकिन जब चार्ज चलता है वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है। लेकिन चार्ज जब उसमें त्वरित होता है, यानी एक्सेलरेटेड होता है, तो वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा का भी प्रवाहन करता है। अब चार्ज, स्थिर चार्ज की बात कर रहे हैं हम, तो स्थिर चार्ज में कि कौन सा क्षेत्र बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक माफ करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यानी कौन सा क्षेत्र बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज, तो एक आवेश के चारों ओर के क्षेत्र जिसमें उसके विद्युत प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं, यानी इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर परसेप्टिबल, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज। यानी जिसमें उसके विद्युत प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं उसे दिए गए आवेश के विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड either by a vector function of position E vector called electric field intensity or by a scalar function of position V called electric potential। तो एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र का कोई या तो स्थिति का वेक्टर कार्य, यानी अगर हम मान लो किसी एक बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक वेक्टर के द्वारा या वेक्टर फंक्शन के द्वारा लिखेंगे, जो ई वेक्टर के रूप में कहलाया जाएगा, जिसे विद्युत तीव्रता कहा जाता है, यानी इसे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। या स्थिति का एक स्केलर कार्य, अगर हम उसको स्केलर में लिखना चाहते हैं तो उसको पोटेंशियल यानी विद्युत क्षमता को कहा जाता है, यानी V के रूप में उसे लिख सकते हैं, द्वारा विवरण किया जाता है। The electric field in an acceleration in a certain space is also visualized graphically in terms of lines of force। तो किसी निश्चित स्थान में विद्युत क्षेत्रों के बल की रेखाओं के संदर्भ में चित्रात्मक रूप से भी देखा जाता है। इसलिए विद्युत तीव्रता so electric intensity, potential and lines of force are different ways of describing the same field। तो इसीलिए विद्युत तीव्रता, क्षमता और बलों की रेखाएं एक ही क्षेत्र को विवरण देने में विभिन्न तरीके से हैं। The electric field intensity at a point due to a source charge may be defined as। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी एक बिंदु पर किस तरीके से परिभाषित करेंगे वो देखते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कोई एक टेस्ट चार्ज लेके गए, मान लीजिए बड़ा चार्ज है और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं एक टेस्ट चार्ज लेके गया और उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, मैं कितना बल एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता के बारे में बताएगा। तो द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। तो जैसे कि उसे बिंदु पर रेखे गए इकाई सकारात्मक परीक्षण चार्ज प्रति अनुभव किया गया बल बिना स्रोतो चार्ज विघटित किए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की शक्ति या सीधे विद्युत क्षेत्र के रूप में भी कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या तो आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, यानी विद्युत क्षेत्र की शक्ति कह सकते हो, क्षमता कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सिंपली इसको विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हो। कंसीडर द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F वेक्टर, यानी मान लीजिए उस पूरे विद्युत क्षेत्र में Q नॉट एक टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर F वेक्टर का बल लग रहा है। When placed at the observation point, तो जब उसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे रखा गया, the point where electric field is to be determined, तो यह वह बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का निर्धारण किया जाना है, वहां पर रखा जाता है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे, यानी जो बल लग रहा है टेस्ट चार्ज पे, यानी ये Q नॉट होगा ना कि G नॉट। इसको ठीक करेंगे, ये क्या होगा आपका Q नॉट ना कि G नॉट। ठीक, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बल निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर मात्रा है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन SI इज न्यूटन पर कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की SI में इकाई को हम नापे तो विद्युत पर कूलम्ब में इसको नाप सकते हैं। और दूसरी यूनिट क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर, और इसको हम वोल्ट पर मीटर के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी यूनिट रखी गई है, इनको आप याद रख के चलेंगे। बाकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अपनी अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, और जो भी बातें आपको बताई मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। तो आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तो जो भी चीज़ें आपको बताई उनको अच्छे से समझिए और उन पे हम आगे चलकर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। बाकी जो भी चीज़ें डिटेल में बताई गई है उनको याद रखना है। ठीक, आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में जिसमें हम फिजिकल सिग्निफिकेंस पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है और उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद।